अब हम आते सेक्शन नंबर 50 के ऊपर। ये बात करता है कि कोर्ट के कौन से ऑर्डर्स को आप एक्चुअली अपील फाइल कर सकते हो उनके खिलाफ। ओके, यहाँ पे दो टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं जिसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो। फर्स्ट बोलता है कि अगर कोर्ट जो है वो पार्टीज को आर्बिट्रेशन में भेजने के लिए मना कर देती है सेक्शन 45 के अंडर, इस ऑर्डर को आप अपील में लेके जा सकते हो, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट बोलती है कि यस द एग्रीमेंट इज जेन्युइन एंड वो पार्टीज को रेफर कर देती है आर्बिट्रेशन के लिए, इस ऑर्डर को आप कोर्ट के इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है अगर कोर्ट रिफ्यूज करेगी भेजने के लिए तभी आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। बी जो है उसका बोलता है कि अगर कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेशन अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए मना कर दे, सेक्शन 48 में हमने देखा था ना कि अगर वो ग्राउंड जो है सेक्शन 48 में जो गिवन है उनमें से कोई भी ग्राउंड फुलफिल नहीं होता है, अगर सपोज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एकदम सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, सेक्शन 48 में जो भी गलतियां हमको गिवन है उनमें से एक भी गलती नहीं है, तो फिर उस अवार्ड को आप इन्फोर्स करवा दोगे इंडिया में। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि यस एक छोटी सी गलती है उस अवार्ड में, सपोज वो जो अवार्ड है वो पेटेंटली इलीगल है, अगर पेटेंटली लीगल है तो इंडिया में आप वो इन्फोर्स नहीं करा पाओगे। अब कोर्ट अगर ऐसा ऑर्डर करता है तो इसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 50 बोलता है। क्लॉज 2 जो है इसका वो ये बोलता है कि एक बार अगर आपने अपील फाइल कर दी इन ऑर्डर के खिलाफ तो उसके खिलाफ सेकंड अपील नहीं फाइल करोगे, एक ही अपील अलाउड है। जो ऑर्डर आएगा अपील में उसके खिलाफ आप दूसरी अपील फाइल नहीं कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर आपको आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो वो राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी जब हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पढ़ रहे थे। तो अब हम आते सेक्शन नंबर 51 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर इंडिया में कोई और एक्ट गिवन है, कोई और राइट्स गिवन है किसी भी पार्टी को, तो वो राइट्स आप इन्फोर्स करवा सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या आर्बिट्रेशन एक्ट में सारे के सारे राइट्स अच्छे से गिवन है हर पार्टी के लिए। अगर कोई दूसरा राइट गिवन है तो उसको आप इन्फोर्स करवा सकते हो, जो ये एक्ट है वो रोकेगा नहीं उसको। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 52 के ऊपर। ये बोलता है कि जो चैप्टर 2 के रूल्स हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे अप्लाई नहीं करेंगे। चैप्टर 2 जो है वो नीचे स्टार्ट हो रहा है हमारा जिनेवा कन्वेंशन वाले अवार्ड्स के बारे में। तो ये जो रूल्स हैं ऑब्वियसली न्यूयॉर्क कन्वेंशन पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप देखोगे जिनेवा कन्वेंशन में सिमिलर सेक्शंस के बारे में बात करी गई है, बट नाउडेज जिनेवा कन्वेंशन के अंडर कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, बिकॉज जिनेवा कन्वेंशन पुरानी कन्वेंशन है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड अब न्यूयॉर्क कन्वेंशन को फॉलो करा जाता है। लेकिन स्टिल इसको भी डिलीट नहीं किया गया जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को। आप देखोगे इसमें सिमिलर सेक्शंस के बारे में बात करी गई है। सेक्शन 54 जो है पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ये सिमिलर है सेक्शन नंबर 45 की तरह। ओके, तो इनको हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वर्ड बाय वर्ड सेम चीजें बोली गई हैं इसमें। अब हम आते हैं पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के ऊपर, जो कि बात करता है कॉन्सिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट का आइडिया तो हमको है ही कि कॉन्सिलेशन होती क्या है। सपोज ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम अपने डिस्प्यूट्स को एक कॉन्सिलेशन एक्सपर्ट को दे देंगे एंड फिर वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे टू एक्चुअली रिजॉल्व द मैटर। तो वो अलग अलग एग्रीमेंट्स बनाते हैं एंड वो पार्टीज को देते हैं कि आपको ये एग्रीमेंट समझ में आता है या फिर नहीं आता। अगर पार्टीज एग्री करती कि हाँ ये एग्रीमेंट सही है और वो आगे केस को बढ़ाना नहीं चाहती है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहती है और वहीं के वहीं इस केस को खत्म करना चाहती है, तो फिर उस एग्रीमेंट को दोनों पार्टीज साइन करेंगी एंड दैट एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड एज एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो जो एक आर्बिट्रल अवार्ड की वैल्यू होती है वही उस
कॉन्सेशन एग्रीमेंट की भी वैल्यू होगी एंड उसमें जो भी बातें बोली गई हैं उनको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हो। ओके, अब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जिसका सेक्शन नंबर 64 एंड 74 है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें आपको एक चीज भी मैं हाईलाइट करूंगा, लेकिन जो बाकी के सेक्शंस हैं इसके उसको हम ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं उनका, ताकि एटलीस्ट उनको पता हो कि हर सेक्शन बोलता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 61 से। इसमें बोला गया है कि जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो आप तब स्टार्ट करोगे जब दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन या फिर कमर्शियल काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ओके, या फिर और कोई भी टाइप का डिस्प्यूट अराइज होता है, उनको आप कॉन्सिलेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। सेक्शन नंबर 62 जो है वो बोलता है कि जब भी सपोज पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में एक डिस्प्यूट अरेज हो जाता है एंड पार्टी ए बोलती है बी को कि हम एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब बी इस बात से एग्री कर जाती है कि यस हमको स्टार्ट करनी चाहिए प्रोसीडिंग्स कॉन्सिलेशन की, इस डेट से हम मान लेंगे कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। तो हमको ये चीज बस याद रखनी है, इट्स नॉट लाइक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हमने वहां पे अलग रूल पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि जब दूसरी पार्टी जो है उसको आर्बिट्रेशन स्टार्ट कराने का नोटिस मिल जाता है तब से वो स्टार्ट हो जाएंगे प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रेशन में जो सेकेंड पार्टी है उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ आर्बिट्रेशन में आने के लिए, उनको सिर्फ नोटिस मिलना चाहिए कि इस डेट से हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस हमको भी, मेरे को भी आना है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करवानी है मुझको भी। तो जब एक्सेप्टेंस हो दे देगा तभी ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगे। सेक्शन नंबर 63 ये भी थोड़ा सा अलग है आर्बिट्रेशन से। अब इसमें ये चीज बोली गई है कि जो कॉन्सिलेटर्स हैं वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। इसमें ये चीज लिखी हुई है देयर शैल बी 2 और 3 कॉन्सिलेटर्स। अब हमने आर्बिट्रेशन में पढ़ा था कि सिर्फ ऑड नंबर में ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, इवन नंबर में नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉन्सिलेटर्स हैं ये इवन नंबर में भी हो सकते हैं, ये 2 कॉन्सिलेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 64 के ऊपर। ये सिंबल से बोलता है कि अगर एक कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर रहे हो, 2 को कर रहे हो या 3 को कर रहे हो, कितने भी आप कर रहे हो कॉन्सिलेटर्स अपॉइंट, वो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके करेगी। सपोज 2 कॉन्सिलेटर्स हैं तो दोनों पार्टीज एक ही कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करेगी। एक सिंगल कॉन्सिलेटर आपको अपॉइंट करना है तो दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करेगी कि इसको हम एज अ कॉन्सिलेटर रख लेते हैं, फिर वो बन जाएगा। अगर 3 कॉन्सिलेटर्स को आपको अपॉइंट करना है तो फिर वो भी दोनों पार्टीज म्यूचुअली अपॉइंट करवा सकती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉन्सिलेटर है उसके बायस का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कॉन्सिलेटर बायस निकलता आगे जाके किसी भी पार्टी के लिए तो फिर जो एग्रीमेंट वो देगा उसको साइन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप साइन नहीं करोगे तो वो एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो आप एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन की तरह नहीं है। आर्बिट्रेशन में एक बार अवार्ड आ जाता है तो फिर अगर दूसरी पार्टी उससे एग्री नहीं करती है स्टिल उसके खिलाफ वो अवार्ड एनफोर्स हो सकता है। बट यहाँ पे दोनों पार्टीज को पहले एग्री करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, तभी कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट। सेक्शन 65 बोलता है कि कॉन्सिलेटर ऐसा बोल सकता है दोनों पार्टीज को कि आप रिटर्न में ये मेरे को बताओ कि प्रॉब्लम्स हैं क्या आपको। सपोज ए और बी 2 पार्टीज हैं तो ए को वो बोल सकते हैं कि आप मेरे को बताइए कि बी से आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड बी से वो पूछेंगे कि आपको ए से क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्सिलेटर्स मंगवा सकते हैं, बिकॉज इसी स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो एक प्लान को डिवाइस करेंगे जो प्लान दोनों पार्टीज एग्री कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 66 बोलता है कि जो हमारे कॉन्सिलेटर हैं उनको सीपीसी
और इंडियन एविडेंस एक्ट को मानने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के एग्रीमेंट्स डिवाइस कर सकता है, एंड उन एग्रीमेंट्स को सीपीसी और एविडेंस एक्ट से मेल खाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 67 के ऊपर। ये बोलता है कि जो कॉन्सिलेटर हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एकदम गुड फेथ में, अनबायस्ड वे में एग्रीमेंट को बनाए, एंड दोनों पार्टीज को वो कोशिश करे कि वो एग्रीमेंट को मान ले, यानी डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कॉन्सिलेटर को। ये एक बड़ा जनरल सेक्शन है, इसमें यही चीज़ों के बारे में बोला गया बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 68 के ऊपर। इसमें बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में। तो अगर कॉन्सिलेटर को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस चाहिए, सपोज बैठने की जगह चाहिए जहाँ दोनों पार्टीज को बुला सके, ऐसा कोई भी उसको अरेंजमेंट चाहिए, तो इन चीज का वो अरेंजमेंट करवा सकता है, एंड पार्टीज अगर चाहें तो पार्टीज भी अरेंजमेंट करवा सकती है। अब सेक्शन नंबर 69 बोलता है कि जो हमारे कॉन्सिलेटर्स हैं वो दोनों पार्टीज को इकट्ठे एक जगह पे भी बुला सकते हैं, या फिर सेपरेट मीटिंग्स कर सकते हैं वो दोनों पार्टीज से अलग अलग। तो ये कॉन्सिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है सिचुएशन ठीक है, ज़्यादा दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है, तो दोनों पार्टीज को वो इकट्ठे बुला लेगा। अगर ज़्यादा कुछ लड़ाई है तो दोनों पार्टीज को वो अलग अलग सुन लेगा। तो ये सब कुछ कॉन्सिलेटर पर डिपेंड करता है। ये जितने भी आप सेक्शंस देख रहे हो, इनमें जनरल गाइडलाइंस दिखे मैंने कि कॉन्सिलेटर को एक्ट कैसे करना चाहिए, किस वे में उसको अपना डिमीनियर रखना चाहिए। तो दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है काइंड ऑफ फॉर द कॉन्सिलेटर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 70 के ऊपर। ये बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। ये बोलता है कि अगर सपोज एक इंफॉर्मेशन मिलती है कॉन्सिलेटर को, और वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बी से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है। अब यहाँ पे बी इस इंफॉर्मेशन के बारे में कॉन्सिलेटर को कोई भी अपने साइड का बता सकता है। जो बी बोलना चाहता है वो कॉन्सिलेटर को वो बता सकता है। लेकिन अगर बी चाहे कि मैं नहीं बताता इसके बारे में कुछ, तो फिर वो ये चीज़ भी कर सकता है। बी कैन एक्चुअली नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू द कॉन्सिलेटर, एंड वो कॉन्सिलेटर को ये भी बोल सकता है कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको ए को भी कुछ नहीं बताना है। ओके, तो ये पूरे का पूरा मैटर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 71 के ऊपर। इसमें एक सिंपल सा बात बोली गई है कि जो पार्टीज हैं हमारी, उन पार्टीज को जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, एंड जो कॉन्सिलेटर हैं उनके साथ भी कोऑपरेशन करना पड़ेगा। अब हम आते सेक्शन नंबर 72 के ऊपर। ये बोलता है कि जो कॉन्सिलेटर है उनको दोनों पार्टीज के व्यूज लेने पड़ेंगे, उनका सजेशन लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर वो जो प्लान है वो डिवाइस करेंगे। सेक्शन नंबर 73 में हम आते हैं। ये बोलता है कि जो हमारे कॉन्सिलेटर हैं वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, एंड इस एग्रीमेंट को वो दोनों पार्टीज को दिखाएंगे कि इस एग्रीमेंट से आप एग्री करते हो या फिर नहीं। अगर दोनों पार्टीज इस पर एग्री कर देंगे तो फिर उस पर साइन कर देंगे, एंड फिर उसको आप इन्फोर्स करा दोगे। लेकिन अगर सपोज उस एग्रीमेंट को पढ़ा दोनों पार्टीज ने और उनको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, तो फिर उन मॉडिफिकेशंस को कॉन्सिलेटर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड फिर जो नया जो एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद उसको दोनों पार्टी साइन कर सकती है, एंड फिर उस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करवा सकते हो। जिसका क्लॉज 3 है ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है when the parties sign the settlement agreement it shall be final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। अब दोनों पार्टीज ने साइन कर दिए हैं तो फिर ये एग्रीमेंट बाइंडिंग होगा, एंड आगे जाके आप इससे वो कर नहीं सकते हो।
जो भी हमने डिसाइड किए है ये कोर्ट में जाके एनफोर्स कराया जा सकता है। सेक्शन नंबर 74 बोलता है कि एक कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट को अगर आपने साइन कर दी है तो उसकी जो एनफोर्सेबिलिटी है, उसकी जो वैलिडिटी है वो सेम होगी एज एक आर्बिट्रेशन अवार्ड की होती है। ओके, सेक्शन 30 में हमने देखा था कि वहां पे भी दोनों पार्टीज सेटलमेंट कर रही हैं एंड उनके ऊपर फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड को बोलती है कि आप इसके अकॉर्डिंग एक अवार्ड पास कर दो। तो सेम रूल्स यहां पे भी अप्लाई होंगे। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 75 के ऊपर। ये बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। जो प्रोसीडिंग्स हो रखी हैं दोनों पार्टीज के बीच में वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल आप रख सकते हो। सपोज ए ने कोई बात बोली है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसीडिंग्स कि हाँ मैं मानता हूं मैंने गलती करी है। अब ए ने चीज बोल दी है, इसको आगे जाके बी किसी कोर्ट में या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में उठा नहीं सकता है कि ए ने तो एडमिट कर लिया था। ओके, बिकॉज जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स हैं उनको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 75। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 76 के ऊपर। ये बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो एक प्रोसीडिंग कब टर्मिनेट हो जाएगी कॉन्सिलेशन की? ये तब होएगी जब एक एग्रीमेंट जो है, सेटलमेंट एग्रीमेंट में जो है वो दोनों पार्टी साइन कर देती है एंड उसके बाद उसको फिर एनफोर्स आप करा देते हो। तो ये एक तरीका हुआ जिसके बाद जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर जो हमारे कॉन्सिलेटर है वो ये बोलते हैं कि दोनों पार्टीज मानने को तैयार नहीं है, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एंड ऐसा वो कोर्ट में जाके बोल देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में भी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर दोनों पार्टीज एग्रीमेंट आपस में करती हैं कि हाँ भाई हमको तो कॉन्सिलेशन में कुछ समझ आ नहीं रहा है, इसको हमको आर्बिट्रेशन में लेके जाना है। इस केस में भी जो प्रोसीडिंग्स है वो टर्मिनेट हो जाएंगी। या फिर दोनों में से कोई एक पार्टी, सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, बी को लगता है कि कॉन्सिलेशन से कुछ भी होने नहीं वाला है, फालतू का टाइम वेस्ट है ये, तो फिर बी जो है वो ए को और कॉन्सिलेटर को नोटिस दे देंगे कि आई वांट टू टर्मिनेट दीज कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो यहां पे भी उनका प्रोसीडिंग्स जो है टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये हमको समझना सेक्शन नंबर 76 में। अब हम आते सेक्शन नंबर 77 के ऊपर। वो बोलता है कि जब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है ना तो साथ साथ में आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाओगे, तो साइमल्टेनियसली दो प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। एक जगह कॉन्सिलेशन चल रही है, एक जगह आर्बिट्रेशन चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, कोई बहुत इंटरिम मेजर लेना है पार्टी को, तो फिर वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकती है या किसी कोर्ट को वो अप्रोच कर सकती है और उनको बोल सकती है कि आप एक इंटरिम अवार्ड पास कर दीजिए। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 78 और 79 के ऊपर, जो कि सिमिलर बात करती है जो कि हमने आर्बिट्रेशन में पढ़ा था। कॉस्ट और डिपॉजिट के बारे में हमने आर्बिट्रेशन में जो पढ़ा था, सिमिलर लैंग्वेज यहाँ पे भी यूज है। बस एक डिफरेंस है कि राइट ऑफ लियन जो है वो कॉन्सिलेटर के पास नहीं है, वो सिर्फ आर्बिट्रेटर के पास था। ओके, अब सेक्शन नंबर 80 में हम आते हैं। इसमें बोला गया है रोल ऑफ कॉन्सिलेटर के बारे में, यानी जो कॉन्सिलेटर है वो एज एन आर्बिट्रेटर सेम मैटर में आगे जाके नहीं बनेंगे। एक बार कॉन्सिलेटर प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं, उसके बाद जब दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाएंगी, उस दौरान द कॉन्सिलेटर विल नॉट बिकम द आर्बिट्रेटर इन द सेम प्रोसीडिंग्स। एंड जो हमारे कॉन्सिलेटर है वो गवाह भी नहीं बनेंगे प्रोसीडिंग्स के दौरान आर्बिट्रेशन की। सपोज ए और बी के बीच में पहले कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस दौरान ए ने कुछ एडमिशन कर दिया कॉन्सिलेटर के सामने। अब जो हमारे कॉन्सिलेटर हैं आगे जाके गवाह नहीं बन जाएंगे कि ए ने तो मेरे सामने एडमिशन कर दिया था। दिस इज नॉट अलाउड। ओके, सेक्शन नंबर 81 में हम आते हैं। एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी हमारी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान बात हुई थी, ओके, उनको आप आर्बिट्रेशन या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते हो। तो वही सिमिलर एग्जांपल
अगर इन्हें कोई एडमिशन कर दी है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग्स, उसको आप आगे जाके आर्बिट्रेशन या फिर कोर्ट के सामने लेके नहीं जा सकते हो। ओके, तो यही चीज़ हमको समझनी है कॉन्सिलेशन के चैप्टर में। अब हम आते हैं इसके सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के ऊपर। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े से सेक्शन से हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। सेक्शन 82 बोलता है कि इस एक्ट में कोई भी रूल्स बनाने हैं वो हाई कोर्ट बना सकती है। ओके, सेक्शन 83 बोलता है कि अगर एक्ट के दौरान किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी आती है, कोई भी प्रोविजन जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रही है उसकी, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद जाके पार्लियामेंट से वो अप्रूवल ले सकती है उस अमेंडमेंट के ऊपर। ओके, सेक्शन 84 बोलता है कि कोई भी अगर रूल्स में चेंज कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर उसको वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देंगी, एंड फिर हम मान लेंगे कि रूल्स में कुछ बदलाव हो गया। एंड ऑब्वियसली जब वो रूल को आप ऑफिशियल गैजेट में डाल दोगे, उसके बाद पार्लियामेंट में आप उस पर अप्रूवल ले लोगे कि हाँ ये जो रूल हमें चेंज करे हैं, इसमें जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी फिर ये रूल फाइनल हो जाएगा। अब सेक्शन 85 जो है ये इट्स नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। ये बोलता है कि कौन से एक्ट जो हैं वो रिपील हो चुके हैं जब भी ये 1996 का हमारा एक्ट आया था। तो इससे पहले 1937 का एक्ट था, 1940 का एक्ट था, उनको हमने रिपील किया, फिर जो नया एक्ट 1996 का ये हम लेके आए। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बट यस हमको थोड़ा पता होना चाहिए बस। सेक्शन 86 5 और 86 में यही बोला गया रिपीलिंग के बारे में। अब हम आता सेक्शन नंबर 87 के ऊपर। ये बोलते हैं कि जो 2015 में हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया था, उसकी जो वैलिडिटी है वो 2015 के बाद की प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही होगी। 2015 से जो पहले की प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनके ऊपर अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। तो इसी के साथ जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट प्रीलिम्स के हिसाब से खत्म होता है, एंड मेंस के हिसाब से तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही, तो वो आप जरूर देखना। ओके, थैंक यू सो मच।